हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 8वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस 8वें मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 8वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में आपसे पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 57, 57 से कितना बन रहा है 62। तो 57 से 62 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 57 में क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 62 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31। इसी प्रकार से आगे देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, तो 31 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। इसी प्रकार आगे देखिए 36 से आगे बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ भाग 2, फिर क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ भाग 2। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 भाग 2 +5 भाग 2। अब भाग 2 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 18 के अंदर क्या कर दें इस 5 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या कर देंगे इस 18 के अंदर +5 कर देंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं और आपके एग्जाम
एग्जाम के मात्र 2 से 4 दिन भी बचे हुए हैं। तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के बीच में आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कूट भाषा में राइट को 98,653 लिखा जाता है और कलर को 04297 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राइट का कोड क्या होगा? मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि राइट को यहाँ पर 98,653 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि कलर को यहाँ पर 04297 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ग्रेड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे तो समझिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ग्रेड के अंदर पहला लेटर है जी। अब हमें क्या करना है, जी का कोड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए राइट के अंदर हमें दिया गया है लेटर जी, कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो संख्या के अंदर देखिए 3 नंबर पर कितना दिया गया है, 6। तो मेरे भाई यहाँ पर हम जी का कोड लिखेंगे 6, ठीक है। उसी प्रकार से जी के आगे दिया गया है आर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कलर के अंदर भी हमें आर दिया गया है और राइट के अंदर भी हमें आर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कलर के अंदर आर है 4 नंबर पर और यहाँ पर देखिए संख्या के अंदर 4 नंबर पर क्या है, 9। इसी प्रकार से राइट में आर दिया गया है 1 नंबर पर और यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर यहाँ पर भी दिया गया है 9। तो यहाँ पर भी हम आर का कोड लिखेंगे 9। इसी प्रकार से आर के बाद में क्या है, डबल ई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई है, ई का कोड क्या है, तो ध्यान से देखिए ई है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए ई का कोड है 2। तो यहाँ पर हम डबल ई है तो यहाँ पर हम डबल बार क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके आगे क्या है, टी। टी को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर है टी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में संख्या में क्या है, 3, यानी कि टी का कोड क्या है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यानी कि ग्रेड का कोड हो जाएगा 69,223। अब हमें देखना है कि 69,223 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 69,223 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 65 के साथ में और 5 का संबंध 126 के साथ में, उसी प्रकार से 6 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 65 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 से यहाँ पर 65 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 4 का किया गया है क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए
4 का क्यूब होता है 64 है, और यहाँ पर लिखा गया है 65। तो 64 से 65 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 64 के अंदर है +1 है। तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा मेरे भाई कितना, 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65 है। और ध्यान से देखिए 65 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाकर यहाँ पर देखेंगे कि 5 से यहाँ पर 126 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 5 का करेंगे क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125 है, और यहाँ पर लिखा गया है कितना 126 है। तो 125 के अंदर हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 125 और 1 मिलकर बन जाएगा 126 है। और ध्यान से देखिए 126 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर, और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम करेंगे इस 6 का क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 6 का क्यूब होता है 216, और सभी के अंदर +1 किया गया है। तो 216 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 216 और 1 मिलकर बन जाएगा 217। ठीक है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 217। अब हमें देखना है कि संख्या 217 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 217 में दी गई है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 69 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 69 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 69 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहाँ पर 69 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 64 से 69 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 64 और 5 मिलकर बन जाएगा 69। और ध्यान से देखिए 69 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। और जिस प्रकार से यहाँ पर +5 किया गया है उसी प्रकार से हमें 49 के अंदर भी क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो 49 और 5 मिलकर बन जाएगा 54। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 54 में दी गई है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एम एन का भाई है और बी एन का भाई है,
इसी प्रकार एम डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन का डी से संबंध बताइए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि एन डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि एम एन का भाई है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि एम एन का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एन का भाई है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि बी एन का भाई है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये बी है ये क्या है, इस एन का भाई है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि एम डी का भाई है। यानी कि जो ये एम है ये क्या है, इस डी का भाई है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे, आगे बोला गया है कि किंतु एन डी का भाई नहीं है। यानी कि जो ये एन है ये इस डी का भाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई नहीं है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि एन डी से कैसे संबंधित है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि एन डी का भाई नहीं है। यानी कि जो ये एन है ये इस डी का भाई नहीं है, तो क्या है, सिंपल सी बात है, भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। यानी कि एन का डी से क्या संबंध है, एन डी का क्या है, बहन है। ठीक है, अब हमें देखना है कि बहन शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है बहन शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्न में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सोडियम पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में खाद्य अम्ल मिलाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अलैंगिक प्रजनन में खाली स्थान का निर्माण होता है। ऑप्शन ए पतियों का, ऑप्शन बी है कलियों का, ऑप्शन सी है बीजाणुओं का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अलैंगिक प्रजनन में पतियों का, कलियों का और बीजाणुओं का, यानी कि इन सभी का निर्माण होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 96वें स्थान पर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक डार्विन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक न्यूटन ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक जॉनसन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। वैज्ञानिक डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के कानों की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मनुष्य के कानों की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
₹51। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र ₹51 की फीस के अंदर है। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, एक बार आप बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में आपको कंप्लीट 2025 और 26 की जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर है, ऑप्शन बी है क्रायोमीटर है, ऑप्शन सी है पायरोमीटर है और ऑप्शन डी है टैकोमीटर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिलते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिलते हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारी इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।